स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन वो एक्सप्लेन किया और अब हम टॉपिक समपोषित प्रबंधन इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको। इससे पहले आपने पढ़ा था वनों के बारे में। वनों में किसकी साझेदारी ज़्यादा होती है, उस वनों में रहने वाले लोगों की या उसके आसपास रहने वाले लोगों की, या दूसरे नंबर पे पढ़ा था कि वन विभाग को उसकी कंट्रोल मिलना चाहिए सारा। तीसरे नंबर पे थे उद्योगपति जो वहाँ से वन काटते हैं। चौथा था वन प्रेमी लोग। तो ज़्यादा दावेदारी किसकी होनी चाहिए, अभी तक हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। दावेदार उसका कौन होना चाहिए, किसको कंट्रोल मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो मूल निवासी उसके ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, उनको साझेदारी जरूर मिलनी चाहिए वनों के बारे में, वनों का प्रबंधन करने के लिए। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं समपोषित प्रबंधन। अभी तक हम दावेदारों के बारे में बात कर रहे थे। तो उद्योगपति क्या करते हैं, वन संपदा का अधिकतर जो उद्योगपति होते हैं उद्योगों के लिए वनों को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। और कई बार तो उन उद्योगपतियों को बाजार का जो मूल्य नियत होता है ना, उससे भी कम मूल्य में लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। कौन दे देता है, वन विभाग के लोग, क्योंकि उनकी पहुंच स्थानीय लोगों से ज़्यादा होती है। चिपको आंदोलन जो था वो इसीलिए हुआ था कि वनों से अलग करने की नीति थी। चिपको आंदोलन स्थानीय लोगों को अलग कर रहे थे कि उनको कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल के रेनी नामक गाँव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ। किसी विवाद पे हुआ था कि लकड़ी का जो ठेकेदार था लकड़ी काटने के लिए आ गया, पेड़ काट रहा था वो, और स्थानीय लोगों के बीच में के साथ उनकी झड़प हो गई। स्थानीय लोग चाहते थे कि पेड़ ना काटे जाए क्योंकि वो जड़ से पेड़ काट रहे थे। ठेकेदार के आदमी जो वृक्ष काटने के लिए आए तो उस समय वहाँ के मूल निवासी में पुरुष लोग वहाँ नहीं थे, तो वहाँ की औरतें, उस गांव की औरतें बिना डरे वहाँ पहुँच गई और पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे। ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका और ठेकेदार के जो आदमी जो वृक्ष काट रहे थे उन्हें वापस अपना काम बंद करना पड़ा और वृक्ष नहीं काटे। इसे बोलते हैं चिपको आंदोलन। इसका जो नेता था वो सुंदरलाल बहुगुणा था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इस तरह से मूल निवासियों ने किसको बचाया, पेड़ों को बचाया। वो पेड़ क्यों बचा रहे थे तुम्हें पता ना, पेड़ पर्यावरण को साफ करते हैं, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं। पेड़ों की कितनी सारी चीज़ें, पेड़ बारिश लाने में हेल्पफुल हैं। ज़मीन में जो मिट्टी है ना उसमें इनकी जड़ें जब जाती हैं तो उसके साथ साथ पानी भी नीचे जाता है जब बारिश होती है, और इससे जो वाटर टेबल है पानी ज़मीन में बढ़ता चला जाता है। इस तरह से वृक्ष बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में हम ये सोचते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमें किस उद्देश्य से हमें बचाने चाहिए। अब लकड़ी के ठेकेदार जब उस वृक्ष को काटते, उस क्षेत्र में सारे वृक्षों को काट देते तो वो क्षेत्र क्या हो जाता, वन रहित हो जाता, उनमें वन ही नहीं रहते। लेकिन स्थानीय समुदाय के लोग क्या करते हैं, वो वृक्षों के ऊपर चढ़ करके और शाखाएं और पत्तियां काटते हैं, और ठेकेदार क्या करता है, पूरा वृक्ष काट देता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत सारे समुदायों में इसलिए फैला क्योंकि वो पूरे वृक्ष नहीं काटने देना चाह रहे थे, वो उन वृक्षों को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था, उन्हें अनुभव था कि अगर हम पूरी तरह से वृक्ष काट दिए गए तो केवल ये वृक्षों को हानि नहीं पहुंचेंगे वरन मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी, फिर वहाँ पौधे नहीं उगेंगे, फसल अच्छी नहीं होगी, जल स्रोत भी प्रभावित होंगे। जो आसपास के जल है ना वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है जहाँ वृक्ष नहीं होते, क्योंकि जल तुम्हें बारिश लाने में, तुम्हें पता है कि वन बारिश लाने में हेल्पफुल हैं। इसके अलावा उसकी जड़ों के सारे जो पानी नीचे जाता है उससे पानी का लेवल ज़मीन में बढ़ जाता है और पानी आसानी से मिलता है वहाँ पर जहाँ पर वन होते हैं। अब वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण देखो कि लोगों जरूर उसके आसपास के लोगों को भागीदार बनाना चाहिए जो उसके वन के पास रहते हैं। 1972 में पश्चिमी बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में जिले में जो वन नष्ट हो रहे थे ना उन्हें दोबारा लगाना था। वन वहाँ बहुत कम थे तो उस नष्ट हुए वन को दोबारा लगाने था, और लेकिन वो जब लगा रहे थे तो ये योजना बार बार असफल हो रही थी। अब उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों को दूर रखा हुआ था, स्थानीय लोग उसमें हेल्पफुल नहीं थे। इसके फलस्वरूप क्या करा, वन कर्मचारियों ने और ग्रामवासियों के आपस में झड़पें हो रही थी, वो लड़ रहे थे कि तुम हमें वनों में कोई हिस्सा नहीं दे रहा, और उससे नक्सली हमले भी बढ़ रहे थे। अंत में विभाग में कुछ एक इंसान था,
उसका नाम इन्होंने लिखा है दूरदर्शी, मीन्स वो दूर की सोचने वाला था, A K बनर्जी। उन्होंने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया। क्या क्या कि वहाँ पर साल के वन थे, साल में से एक वृक्ष का नाम है, उसमें 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त था कि साल के वृक्ष उगाने थे वहाँ पर। उनकी सारी देखभाल का जिम्मेवारी उन्होंने क्या करा, मूल निवासियों को ज़्यादा दे दी। उससे उसको रोजगार मिला, मूल निवासियों को क्या मिला, रोजगार मिला, ताकि वो पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के बाद जो भी उसको बेचने से मिलने वाला था उसका 25%, उस उपज का 25% उसने मूल निवासियों के नाम कर दिया कि तुम्हें दिया जाएगा। अब एक तो उनको रोजगार मिल गया वहाँ पर पेड़ लगाना, पेड़ काटना, और 25% जो उसमें से मिलेगा बेचने पर वो भी उनको मिल रहा था। इसके अलावा वो आसानी से वहाँ से कम पैसे में लकड़ी ले सकते थे, पशुओं को चराने के लिए ले जा सकते थे। इस तरह से उसने मूल निवासियों को फायदे दिया, और मूल निवासियों ने बदले में क्या किया, पेड़ लगाने में हेल्प करी वहाँ पर। इस तरह से 1983 तक अरावड़ी, ये एक जगह का नाम है, वहाँ पर साल वन समृद्ध हो गया, साल के पेड़ लग गए और पूरा वो वन समृद्ध हो गया। जो पहले बेकार पड़ा था अब उसका मूल्य कितना होगा, 12.5 करोड़, इतना उसका मूल्य हो गया। इस प्रकार ये इस उदाहरण के द्वारा ये समझाना चाह रहा है कि मूल निवासियों की साझेदारी जरूर होनी चाहिए, तभी वन बच सकते हैं। अब है सभी के लिए जल। इसका हमने अब तक तो वनों के बारे में पढ़ा, अब जल के बारे में पढ़ेंगे हम। 9th क्लास में तुमने जल के बारे में पढ़ा था, जल चक्र के बारे में पढ़ा था, और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो जल प्रदूषित हो जाता है कि हम लोग कपड़े धोते हैं उसमें कुछ गंदगी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा उसमें फेंक देते हैं, उससे वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। केमिकल्स फेंक देते हैं, रसायन, टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ कंपनियों से, कोई फैक्ट्री में से सीधा उसमें डाल दिया बिना उसको साफ़ किए। ये सारी प्रकृति के कारण जल क्या होता है, हमारा जो जल है, जल की कमी भी हो जाती है, और उससे अगर जल कम होगा उन क्षेत्रों में क्या होगा, अधिक निर्धनता भी आएगी। जहाँ भी पानी की कमी होगी ना, वो क्षेत्र कभी भी अच्छी तरह अमीर नहीं हो सकते, वहाँ निर्धनता रहेगी, क्योंकि जहाँ जल होगा वहीं अच्छी उपज पैदा होगी। वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारे भारत में मुख्यतः वर्षा मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि कुछ ही महीनों तक होती है, साल में कुछ महीने, जैसे हमने पता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन दिनों में बारिश होती है, वर्षा के महीने हैं, मानसून के महीने हैं। और एक वर्षा कम क्यों होती है, वनस्पति आच्छादन न होने के कारण। जहाँ पर वनस्पति नहीं होगी वहाँ पर भूजल स्तर कम होगा। तुम्हें मैंने बताया था कि वनों की जड़ों के सारे सारे पानी नीचे जाता है, साथ में जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश लाने में हेल्पफुल हैं। दूसरा, अगर हम उसमें कूड़ा कचरा डालेंगे तो जो पानी पीने योग्य है वो नहीं मिलेगा, तो पानी की उपलब्धता की वहाँ समस्या ही रहेगी जहाँ पर हम जल को प्रदूषित करेंगे। बांध, जलाशय और नहरों की सहायता से विभिन्न भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। प्राचीन समय से ऐसा हो रहा है कि बांधों की सहायता से जलाशय और नहर, और इनको खुद ही तो स्थानीय लोग बनाते थे, और स्थानीय लोग ही अपने आप इनकी उपलब्धता को ध्यान रखते थे, इनका भंडारण करते थे पानी का, और हर एक इंसान को वो मिले, आसपास के लोगों को मिले, इस चीज़ का, सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। और फसल में कितना वो पानी यूज करना है सब ये स्थानीय लोग करते थे। पहले सिंचाई के संसाधनों का पूरा प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथ में था प्राचीन समय में। लेकिन फिर ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेजों ने आकर क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए, दूर तक जाने वाली नहर बनाई, इससे हमारा विकास तो हुआ। और अंग्रेजों ने, जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो हमारे सरकार ने भी अंग्रेजों का ही ये तरीका अपना लिया, विशाल परियोजनाएं बनाई, सिंचाई के अनेक साधन दिए। सरकार धीरे धीरे इसका पूरा प्रबंधन है पानी का और प्रशासन का अपने हाथ में ले लिया, और जल के स्थानीय स्रोत पर जो स्थानीय निवासियों का नियंत्रण था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। जब जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये जल के स्थानीय स्रोत भी धीरे धीरे खत्म हो गए, तालाब वगैरह खत्म हो गए जो लोगों ने बनाए थे। इसका एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश में कुल्ह। जैसे हमारे यहाँ तालाब खोदते हैं ना, जिन्हें जोहड़ बोलते हैं, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कुल्ह नाम है। लगभग 400 वर्ष पूर्व 400 साल पहले क्या करते थे, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ, उसे कुल्ह कहते थे। नहरों के द्वारा जो सिंचाई कर दी जाती थी, ये नहर कौन सी होती थी, झरनों से बहने वाले जल को, वह झरनों से जो जल बहता था, मानव लोग नालियों का निर्माण करके पहाड़ों से निचले गांवों तक ले जाते, और उन कुल्ह से प्राप्त होने वाले पानी को क्षेत्र के गांवों तक, अनेक गांवों को दिया जाता था ये पानी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जल सबसे पहले किसको दिया जाता था, जो सबसे दूर गांव होता,
जो गांव सबसे दूर पड़ता उसको सबसे पहले पानी पहुंचाते, फिर उससे दूसरे वाले गांवों को, इस तरह से। और कुलों की देखभाल कौन करता था? 2 या 3 आदमी करते थे, और इन 2-3 आदमियों को वेतन गांव वाले इकट्ठे होकर दे देते। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुलों से जल की भूमि में, जो जल था ना वो भूमि में भी अंदर जाता रहता था, और इस भूमि से पानी फिर झरनों में आता रहता है। इस तरह से जल चक्कर चलता रहता था। सरकार ने बाद में इन कुलों का नियंत्रण अपने आप ले लिया। धीरे धीरे ये कुल है निष्क्रिय हो गए। अब ये काम करना बंद हो गए क्योंकि सरकार ने इनका ध्यान नहीं करा, और जल का वितरण भी आसपास के लोगों का आपस में सब ये व्यवस्था समाप्त हो गई। इस तरह से जब से सरकार ने इनका कंट्रोल अपने हाथ में लिया, ये निष्क्रिय हो गए। तो पुरानी पद्धति खत्म होती जा रही है, और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। आज स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, आप इसको अच्छी तरह से रीड करना इस चैप्टर को।